अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने ये बात की थी कि मशीन लर्निंग मॉडल जब आप ट्रेन कर लेते हैं बाय यूजिंग सम एग्जांपल्स, तो फिर उसको एवेल्युएशन करने के लिए आपके पास क्या मैकेनिज्म जो है वो अवेलेबल होता है। इनिशियली हमने ये बात की थी कि जो ट्रेनिंग डेटा होता है उसकी बेसिस के ऊपर आप मॉडल को या हाइपोथेसिस को एवेल्युएट नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रेनिंग डेटे की बेसिस के ऊपर ही आपने वो मॉडल जो है वो जनरेट किया होता है, हाइपोथेसिस जनरेट किया होता है। तो इसलिए उसकी बेसिस के ऊपर जो एवेल्युएशन है या टेस्टिंग है वो इतनी वैलिड नहीं होगी। तो इसलिए हमने ये इस्टेब्लिश किया था कि हमें कुछ ऐसा डेटा रिक्वायर होता है जो कि अननोन हो, जिसकी बेसिस के ऊपर आपने मॉडल जो है इसको ट्रेन ना किया हो। यहीं पे फिर हमने एक टेक्निक के ऊपर डिस्कशन की थी जिसको हमने कहा था होल्ड आउट मेथड। होल्ड आउट मेथड जो है इसके पीछे रीजन ये होती है कि आपके पास जो ट्रेनिंग डेटा है और जो टेस्ट डेटा है ये सेपरेटली अवेलेबल नहीं होता, बल्कि आप ये करते हैं कि जो अवेलेबल ट्रेनिंग डेटा है उसको ही डिवाइड कर देते हैं इनटू टू पोर्शंस। एक जिसको हम ट्रेनिंग डेटा कहते हैं या ट्रेनिंग पार्ट कहते हैं, और दूसरा जिसको हम टेस्ट पार्ट कहते हैं। ट्रेनिंग डेटे की बेसिस के ऊपर आप अपना मॉडल जो है उसको ट्रेन कर देते हैं, और टेस्ट डेटा जो है इसकी बेसिस के ऊपर आप अपना मॉडल जो है इसकी टेस्टिंग या एवेल्युएशन जो है इसको परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसी को लेके हमने पाइथन के अंदर इस चीज को इम्प्लीमेंट भी किया था। दो एग्जांपल्स हमने देखी थी पाइथन के अंदर जिसको लेके हमने इस कॉन्सेप्ट जो है इसको इम्प्लीमेंट किया था। एक एग्जाम्पल के अंदर हमने खुद ही मैनुअली डेटे को ट्रेनिंग एंड टेस्ट सेट के अंदर जो है वो डिवाइड कर दिया था, और दूसरे एग्जांपल के अंदर हमने ट्रेनिंग एंड टेस्ट स्प्लिट जो है ये एक क्लास जो है वो पाइथन के अंदर जो अवेलेबल क्लास है इसको यूज करके हमने ये एक्टिविटी जो है इसको परफॉर्म किया था। सेकंड एग्जांपल के अंदर बेनिफिट ये था कि हमारा जो डेटा है ये रैंडमली स्प्लिट होता है और इक्वल नंबर ऑफ एग्जांपल्स जो है ये अवेलेबल होती है ट्रेनिंग पार्ट के अंदर और टेस्ट पार्ट के अंदर। इसी गुफ्तगू को जो है वो हम आगे थोड़ा एक्सटेंड करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर, और इनिशियली हम बात करेंगे कि होल्ड आउट मेथड जो है इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, और फिर इन लिमिटेशंस को कवर करने के लिए हमारे पास क्या तरीका जो है वो अवेलेबल है। इसके अलावा हम आज के लेक्चर के अंदर कुछ और एवेल्युएशन के एस्पेक्ट्स जो हैं इनको भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। इंट्रोडक्टरी हद तक याद रखें, ये सारी डिस्कशन जो है वो हम इंट्रोडक्टरी हद तक कर रहे हैं, ज्यादा डिटेल में इन कॉन्सेप्ट्स को हम एक्सप्लोर नहीं कर रहे इस कोर्स के अंदर। ओके, लेट्स स्टार्ट के जो होल्ड आउट मेथड है इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इसके अंदर क्या इश्यूज हैं। होल्ड आउट मेथड जो है as it is written here, the disadvantage of hold out method is that it fails to use all the available data for training, और इसको हम कहते हैं not training well. If we use half of the data for the training purpose and half of the data for the test purpose, तो इशू ये है कि हमारा जो हाइपोथेसिस है it is not well trained। ये बात हम बिल्कुल शुरू से करते आ रहे हैं कि जितना ज्यादा आपके पास ट्रेनिंग डेटा अवेलेबल होता है उतने ज्यादा बेहतर आपका मॉडल जो है वो ट्रेन होता है। अब अगर आप अपना आधा डेटा जो है इसको टेस्ट पर्पस के लिए रिजर्व कर दें और आधे डेटे को आप ट्रेन पर्पस के लिए रिजर्व कर दें, तो जो हाफ ऑफ द डेटा है उसके लिए उसके ऊपर पॉसिबिलिटी ये है कि आपका जो मॉडल है या हाइपोथेसिस है ये ज्यादा बेहतर ट्रेन नहीं हो पाता। तो ये वन ऑफ द इशू है। अब अगर आप ट्रेनिंग डेटे को ज्यादा कर देते हैं और एवेल्युएशन डेटे को या टेस्टिंग डेटे को कम कर देते हैं, तो उससे इशू ये राइज होता है कि योर मॉडल इज नॉट गोइंग टू बी टेस्टेड वेल if we use more data for training purpose and less data is available for the evaluation। ये इशू राइज हो जाता है कि अगर आप कम डेटे को यूज करें टेस्टिंग पर्पस के लिए, तो हो सकता है कि आप अपने मॉडल को ज्यादा अप्रोप्रिएटली टेस्ट ना कर पाए। तो होल्ड आउट मेथड जो है इसके अंदर यही इशू होता है कि जब आप
एक ही डेटे को दो कामों के लिए रिजर्व करते हैं तो आपके दोनों काम जो है वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं हो पाते। इसी चीज को अचीव करने के लिए हमारे पास एक टेक्निक अवेलेबल होती है विच इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स, और इस टेक्निक को हम कहते हैं के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक। के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक का बेसिक आइडिया ये है कि हम हर एग्जाम्पल को दो कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको टेस्टिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और उसको ट्रेनिंग के लिए भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो बेसिकली एवरी एग्जाम्पल इन योर डेटा is going to perform a double duty, and this duty is the training duty as well as the testing duty। तो उसी चीज को सामने रखते हुए, उसी कॉन्सेप्ट को सामने रखते हुए कि हम ट्रेनिंग डेटे में जो एग्जांपल्स यूज करेंगे, टेस्टिंग डेटे के अंदर उन एग्जांपल्स को यूज नहीं करेंगे। हम इस काम को अचीव करते हैं बाय यूजिंग ए टेक्निक विच इज नोन एज के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन, जिसमें हम हर एक एग्जाम्पल को टेस्ट पर्पस के लिए भी यूज करते हैं और उसके साथ साथ हम उसको ट्रेनिंग पर्पस जो है इसके लिए भी यूज करते हैं। आइडिया इसका ये होता है कि फर्स्ट वी स्प्लिट द डेटा इनटू के इक्वल सबसेट्स, वी देन परफॉर्म द के राउंड्स ऑफ लर्निंग ऑन ईच राउंड 1/k ऑफ द डेटा इज हेल्ड आउट एज ए टेस्ट सेट एंड द रिमेनिंग एग्जाम्पल्स आर यूज्ड आर द ट्रेनिंग पर्पस। तो हम अपने डेटे को जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि के सबसेट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं और 1/k पार्ट जो है इसके साथ हम टेस्टिंग करते हैं और रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है इसकी बेसिस के ऊपर हम ट्रेनिंग एक्टिविटी जो है इसको परफॉर्म कर रहे होते हैं। और जब ये सारा काम हम कर लेते हैं रिपीटेडली, तो हम करते ये हैं कि द एवरेज टेस्ट स्कोर ऑफ द के राउंड्स शुड देन बी बेटर एस्टिमेट देन ए सिंगल स्कोर। तो हम हर एक राउंड के अंदर जो परफॉर्म होने वाला जो स्कोर है, एक्यूरेसी स्कोर है, उसको हम एंड के ऊपर जो है वो एवरेज कर लेते हैं और उस एवरेज की बेसिस के ऊपर हम अपना स्कोर जो है, एवरेज स्कोर जिसको हम कह सकते हैं, उसको रिटर्न कर देते हैं। ये जो के है इसकी दो कॉमन वैल्यूज जो हैं वो स्टैटिस्टिकली नॉर्मली प्रूव्ड है कि ये यूज हो रही हैं। एक 5k वैल्यू यूज हो रही है नॉर्मली, और बहुत कॉमनली जो है ये 10k वैल्यू जो है वो यूज हो रही है। इसीलिए हम इस टेक्निक को सो मेनी टाइम जो है वो रेफर कर देते हैं एज ए 10 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक। और इसका आइडिया ये है कि हम अपने डेटे को 10 इक्वल पार्ट्स के अंदर स्प्लिट कर देते हैं और उन 10 इक्वल पार्ट्स में से हम 9 के ऊपर जो है वो ट्रेनिंग करते हैं और 1 के ऊपर टेस्टिंग करते हैं, और इस प्रोसेस को हम 10 टाइम जो है वो रिपीट करते हैं। और हर एक जो आप समझे कि स्प्लिट है या हर एक राउंड जो है उसके अंदर जो एरर है उसको हम एवरेज करके एंड पे टोटल एरर के तौर पे एवरेज एरर जो है या मीन एरर जो है इसको रिटर्न कर देते हैं। यहाँ पे आपको इसकी एग्जांपल एक फर्दर जो है इस ये जो आपको एक फिगर नजर आ रही है इससे नजर आ रही है। आप ये समझ सकते हैं कि इस फिगर के अंदर हमने अपना डेटा जो है इसको 5 पोर्शंस जो है इनके अंदर स्प्लिट कर दिया हुआ है, और 5k या 5 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन आप इसको कह सकते हैं। दिस इज योर स्प्लिट 1, दिस इज योर स्प्लिट 2 एंड दिस इज स्प्लिट 3 एंड दिस इज स्प्लिट नंबर 4, और एंड पे आपको स्प्लिट नंबर 5 जो है वो नजर आ रहा है। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि 1 में हम अपने डेटे को डिवाइड कर देते हैं इनटू टेस्ट पोर्शन एंड ट्रेनिंग पोर्शन। ट्रेनिंग पोर्शन के साथ हम ट्रेनिंग करते हैं और टेस्ट पोर्शन के साथ हम टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, और इससे जो भी एरर आती है, लेट्स से यहाँ पे एरर आ रही है, I'm just going to assume 7% इस राउंड में एरर आ रही है, तो इस एरर को कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हम एक नया एग्जाम्पल्स का पोर्शन लेते हैं, उसको टेस्ट बना देते हैं और रेस्ट जो है इसको ट्रेनिंग के तौर पे डिफाइन कर देते हैं। आप देख रहे हैं कि हम डिफरेंट एग्जाम्पल्स को यहाँ पे यूज कर रहे हैं टेस्टिंग पर्पस के लिए, और वो जो दूसरा पोर्शन है उसको हम यहाँ पे टेस्ट पर्पस जो है इसके लिए यूज कर रहे हैं। अगेन हम मॉडल जनरेट करते हैं
और उसकी टेस्टिंग करते हैं। लेट से यहाँ पे एरर आपको आ रही है 5 और इसी तरीके से आप अगले स्टेप में चले जाते हैं। लेट से यहाँ पे एरर आती है 4 और इसी तरीके से हम आगे मूव कर जाते हैं। लेट से यहाँ पे एरर आती है 6% और इसी तरीके से हम आखिरी स्प्लिट पे चले जाते हैं। लेट से यहाँ पे एरर जो है वो आ रही है लेट से 9%। तो ये हर फेज के अंदर या हर एक राउंड के अंदर जो एरर आ रही है, इसको हम ऐड करके इसकी एवरेज कैलकुलेट करते हैं और फिर टोटल एरर के तौर पे इसको रिटर्न कर देते हैं। इस टेक्निक को हम के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन कहते हैं और अभी जो एग्जांपल आप देख रहे थे इसमें हमने के की वैल्यू जो है वो 5 जो है इसको यूज किया है। नॉर्मली के की वैल्यू हम 5 या 10 ही यूज कर रहे होते हैं जब ये क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक जो है इसको हम यूज कर रहे होते हैं। ओके जी, तो जो होल्ड आउट टेक्निक है इसके अंदर ये इश्यूज थे, इन इश्यूज को हम के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक के साथ जो है वो काफी हद तक रिजॉल्व कर लेते हैं। आगे मूव करते हैं और डिस्कस करते हैं अनदर इशू जो कि नॉर्मली हमें फेस हो रहा होता है जब हम मॉडल जो है इनको ट्रेन कर रहे होते हैं। इस इशू को हम लॉस फंक्शन जो है इसके तौर पे रेफर कर रहे होते हैं। एक्चुअली होता ये है कि जब आपने कोई क्लासिफिकेशन मॉडल जो है इसको ट्रेन किया तो क्लासिफिकेशन मॉडल जो है ये डिफरेंट तरह की एरर्स परफॉर्म कर रहा है और लेट से आपने 2 क्लासिफायर ट्रेन किए हैं, एक की एरर जो है वो 5% है और दूसरा जो है इसकी एरर 1% है। हो सकता है कि जो 1% एरर वाला जो क्लासिफायर है ये आपके लिए ज्यादा अच्छा ना हो, बल्कि 5% एरर रेट वाला क्लासिफायर जो है ये आपके लिए ज्यादा अच्छा हो। रीजन ये है कि जो 1% वाला क्लासिफायर है ये कुछ ऐसी एरर्स कर रहा है जो कि आपके लिए एब्सोल्युटली एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इस सिचुएशन के अंदर आप ये कहते हैं कि ये जो क्लासिफायर 5% एरर्स कर रहा है, ये जो एरर्स कर रहा है वो मेरे लिए फिर भी एक्सेप्टेबल है। ये 1% जो एरर कर रहा है, 1% वाला क्लासिफायर, ये जो एरर्स कर रहा है वो मेरे लिए बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इस बात को जरा कुछ इस तरीके से समझने की कोशिश करें। लेट्स से आप एक क्लासिफायर बनाते हैं जिसका काम ये है कि वो ये बताता है कि क्या ये एक पेशेंट है, क्या इसको हार्ट डिजीज है या नहीं है। बाइनरी टाइप का क्लासिफायर है, आप इसको ट्रेन करते हैं मुख्तलिफ तरह के पेशेंट्स का डेटा लेके और एंड के ऊपर जब भी एक नया पेशेंट आता है तो ये उसके बारे में ये बताता है कि क्या इस पेशेंट को हार्ट डिजीज है या नहीं है, या हम ये भी कह सकते हैं कि क्या इसको हार्ट अटैक हो सकता है या नहीं हो सकता। तो इस तरीके से ये आपको आंसर जो है वो रिटर्न कर रहा होता है। तो इस सिचुएशन के अंदर लेट्स से आपके पास एक ऐसा पेशेंट आता है जिसको हार्ट अटैक हो सकता है, लेकिन आपका क्लासिफायर ये बताता है कि इसको हार्ट अटैक नहीं हो सकता। ओके, तो ये एक क्लासिफायर है। लेट्स कॉल दिस क्लासिफायर ए और जस्ट गोइंग टू राइट द नेम ऑफ दिस क्लासिफायर। लेट्स अज्यूम के द नेम ऑफ दिस क्लासिफायर इज ए और आपके पास एक और क्लासिफायर है, लेट्स कॉल इट क्लासिफायर बी। ये क्लासिफायर भी एरर्स करता है, लेकिन इसकी एरर्स कुछ इस तरह से है कि ये ऐसे पेशेंट्स जो हैं उनके बारे में एरर्स कर रहा होता है कि जिनको हार्ट अटैक जो है वो नहीं हो सकता, लेकिन ये कह रहा है कि इनको हार्ट अटैक हो सकता है। ओके जी, अब आपके पास जो एरर्स हैं ये 2 तरीके से डिवाइड हो गई हैं। तो डेफिनेटली आप ये नहीं चाहते कि आपका क्लासिफायर इस तरह की मिस्टेक करे कि एक बंदे को नियर फ्यूचर में हार्ट अटैक हो सकता है और वो ये कह रहा है कि इसको हार्ट अटैक नहीं हो सकता। तो आप इस तरह का क्लासिफायर जो है विच इज काइंड ऑफ क्लासिफायर ए, आप इसको अवॉइड करना चाह रहे हैं। आपके लिए दूसरा फिर भी कुछ हद तक एक्सेप्टेबल है, जो ऐसे लोगों के बारे में कह रहा है कि जिसको हार्ट अटैक हो सकता है, जिनको एक्चुअली नहीं हो सकता, तो आपके लिए फिर भी वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन ऐसा पेशेंट जिसको अटैक हो सकता है नियर फ्यूचर के अंदर और वो उसके बारे में ये प्रेडिक्ट कर रहा है कि इसको हार्ट अटैक नहीं हो सकता, आपको ऐसा क्लासिफायर जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये एक ऐसी सिचुएशन बन रही है आपके सामने
कि जो एरर है वो एरर जो है उसकी सिग्निफिकेंस जो है वो आपके लिए डिफरेंट बन रही है डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर। इस स्टडी को हम कंसिडर करते हैं एज ए लॉस फंक्शन या लॉस फंक्शन के तौर पे जो है इसको हम ट्रीट कर रहे होते हैं। इसको एक और एग्जांपल के साथ आप कंसिडर कर सकते हैं। कंसिडर द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफाइंग द ईमेल मैसेजेस एज स्पैम और नॉन स्पैम। इट इज वर्स टू क्लासिफाई नॉन स्पैम एज स्पैम ईमेल देन टू क्लासिफाई स्पैम एज नॉन स्पैम ईमेल जो है इसके तौर पे क्लासिफाई करना। अब ये भी मोरलेस उसी तरह की सिचुएशन है कि आपकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट ईमेल है, अक्सर हमारे साथ ऐसा हो भी जाता है, और उसको आपका जो स्पैम फिल्टर है वो आपकी इंपॉर्टेंट ईमेल को स्पैम फोल्डर में डाल देता है। आप उसको इनबॉक्स में ढूंढते रहते हैं और वो आपको मिलती नहीं है इनबॉक्स में। तो ये आपकी एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज था, कोई मीटिंग का मैसेज था, और उसकी वजह से आपकी मीटिंग जो है मिस हो जाती है। ओके, तो ये ज्यादा वर्स है आपके लिए इन कंपैरिजन टू द थिंग कि कोई ऐसी ईमेल है जिसको स्पैम होना चाहिए था लेकिन वो स्पैम फोल्डर में नहीं डाली जाती बल्कि वो आपके इनबॉक्स जो है उसके अंदर डाल दी जाती है। तो ये मोरलेस वही सिचुएशन है जिसके बारे में हमने पहले जो है वो डिस्कशन की है। सो ए क्लासिफायर विद 1% एरर रेट ऑल spam as a non-spam would be better than a classifier with 0.5 error rate if most classifying non-spam as spam के तौर पे जो है इसको क्लासिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आप ये स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, आप ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो क्लासिफायर है या आपका मॉडल जो है या आपका हाइपोथेसिस जो है ये किस तरह की एरर्स जो है इनको परफॉर्म कर रहा है। सो द लॉस फंक्शन इसको कुछ इस तरीके से हम रेफर कर सकते हैं, मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, आप यूटिलिटी के तौर पे रेफर कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे ये डिफाइन कर सकते हैं कि अगर एक क्लासिफायर जो है वो स्पैम को नॉन स्पैम के तौर पे रेफर कर रहा है तो आप उसको 1 की पेनल्टी जो है वो दे रहे हैं, और अगर एक क्लासिफायर जो है वो नॉन स्पैम को स्पैम के तौर पे रेफर कर रहा है तो आप उसको 10 की पेनल्टी जो है वो दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए जो एरर्स हैं ये एक तरह से उनकी सिग्निफिकेंस जो है या उनकी इंपॉर्टेंस जो है वो डिफरेंट है और आप उसके अकॉर्डिंगली जो है इसको कंसिडर करना चाह रहे हैं। थोड़ा सा इस डिस्कशन को फॉर्मली देख लें। इसके लिए एक मैट्रिक हमारे पास अवेलेबल होता है, हम उसको प्लॉट भी करेंगे पाइथन के अंदर, आप इसको जनरेट कर सकते हैं मैट्रिक की क्लास को यूज करके। इसको हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स जो है इसके तौर पे रेफर कर रहे होते हैं। कंफ्यूजन मैट्रिक्स जो है ये इसी तरह की इंफॉर्मेशन दे रहा होता है जो इंफॉर्मेशन अभी आपने प्रीवियस स्लाइड जो है इसके अंदर इसको थोड़ा स्टडी किया है या इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है। कंफ्यूजन मैट्रिक्स जो है अगर आपके पास बाइनरी क्लासिफिकेशन है तो इसको हम कुछ इस तरीके से रेफर कर सकते हैं कि लेट्स से आपकी प्रेडिक्शन क्लासेस हैं, लेट्स कॉल देम पॉजिटिव क्लास एंड लेट्स कॉल द अदर क्लास एज ए नेगेटिव क्लास। आप इसको 1 के तौर पे पॉजिटिव को रेफर कर सकते हैं और नेगेटिव को आप 0 के तौर पे है जो है रेफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे रोज के अंदर आपने बताया है कि आपका क्लासिफायर क्या प्रेडिक्ट कर रहा है, तो रोज ये आइडेंटिफाई कर रही हैं कि आपका क्लासिफायर जो है क्या प्रेडिक्ट कर रहा है, और कॉलम ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि एक्चुअल वैल्यू क्या है, एक्चुअल पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो है वो वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले आपके पास सिचुएशन बनती है ट्रू पॉजिटिव की, इसको हम ट्रू पॉजिटिव के तौर पे जो है वो रेफर कर रहे होते हैं। ट्रू पॉजिटिव का मतलब ये है कि आपके क्लासिफायर ने भी पॉजिटिव प्रेडिक्ट किया और एक्चुअली भी क्या था, पॉजिटिव था, तो इसको हम ट्रू पॉजिटिव के तौर पे रेफर कर रहे होते हैं या इसको हम टीपी के तौर पे जो है वो रेफर कर रहे होते हैं। इससे अगले सेल में आ जाए, वहां पे आपके क्लासिफायर ने तो पॉजिटिव रेफर किया था लेकिन एक्चुअली जो वैल्यू थी वो नेगेटिव थी। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपके क्लासिफायर ने 1 आंसर दिया था लेकिन आंसर था 0। ओके, इस सिचुएशन को हम रेफर कर रहे होते हैं एज ए फॉल्स पॉजिटिव। ओके, एंड इट इज ए एरर, और इसको हम सम टाइम टाइप
वन एरर के तौर पे भी जो है वो कंसिडर कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट रो के अंदर आपके पास ये सिचुएशन बन रही होती है कि ट्रू पॉजिटिव आपके पास आ रहे होते हैं, मतलब ये कि जो आपके क्लासिफायर ने रेफर किया था पॉजिटिव वो एक्चुअली पॉजिटिव था। और दूसरी सिचुएशन आपके पास ये थी कि आपका क्लासिफायर तो उसको पॉजिटिव के तौर पे रेफर कर रहा है, लेकिन एक्चुअली आंसर जो है वो नेगेटिव है या 0 है। दूसरे रो के अंदर आ जाए, दूसरी रो के अंदर आपके पास फॉल्स की सिचुएशन बन रही है, और सबसे पहली सिचुएशन है आपकी फॉल्स नेगेटिव की। इसको हम टाइप 2 एरर कहते हैं, और इसके अंदर हो ये रहा है कि आपका क्लासिफायर नेगेटिव प्रेडिक्ट कर रहा है, 0 प्रेडिक्ट कर रहा है, लेकिन एक्चुअली आंसर क्या है, 1 है। ओके, तो इसको हम फॉल्स नेगेटिव के तौर पे जो है वो टर्मिनोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू जो है इसको हम कह रहे होते हैं कि दिस इज ए फॉल्स नेगेटिव सिचुएशन। और आखिरी जो सेल है आपका, ये ट्रू नेगेटिव इसको कहा जाता है, मतलब ये कि आपके क्लासिफायर ने भी 0 प्रेडिक्ट किया, एक्चुअली भी क्या था, एक्चुअली भी 0 ही था, आंसर भी 0 था। तो अगर आप इस मैट्रिक्स के ऊपर गौर करें जो कि बाइनरी क्लासिफायर के लिए हम यूज करते हैं, इसमें जो डायगोनल की वैल्यूज हैं ये करेक्ट वैल्यूज हैं, और ये वाली जो वैल्यूज हैं ये करेक्ट वैल्यूज हैं, और दूसरे डायगोनल वाली वैल्यूज जो हैं ये रॉन्ग वैल्यूज हैं, जो कि आपका क्लासिफायर जो है वो रॉन्ग के तौर पे जो है वो प्रेडिक्ट कर रहा है। क्योंकि एरर हमारे लिए यहाँ पे अब इम्पोर्टेंट है, और हमने एरर को अब 2 नाम दे दिए हैं, एक टाइप 1 एरर जो कि फॉल्स पॉजिटिव होती है, और दूसरी टाइप 2 एरर जिसको हम फॉल्स नेगेटिव के तौर पे जो है वो रेफर कर रहे होते हैं। ओके जी, अगर आप वही स्पैम वाली एग्जांपल देखें तो लेट से आप यहाँ पे 12 पुट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि टोटल जो टेस्ट एग्जांपल्स थी इनमें से 12 एग्जांपल्स जो है वो एक्चुअली स्पैम ही थी, और आपके क्लासिफायर ने भी उनको स्पैम के तौर पे ही प्रेडिक्ट किया था। 3 ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनको आपके क्लासिफायर ने नो स्पैम कहा था, लेकिन वो स्पैम थी। ओके जी, ये आपकी टाइप 1 एरर है, जहां पे आपका क्लासिफायर जो है वो स्पैम को नो स्पैम जो है वो कह रहा है। और नीचे अगर आप आ जाए तो वहां पे 2 ऐसी एग्जांपल्स हैं जो कि बेसिकली स्पैम थी, जो बेसिकली एक्चुअली स्पैम थी, लेकिन आपका क्लासिफायर जो है इसको नो स्पैम जो है इसके तौर पे प्रेडिक्ट कर रहा है। अब मैं ऊपर वाली एग्जांपल कुछ रिवर्स जो है वो एक्सप्लेन कर गया हूं, आप जरा उसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये नीचे वाली सिचुएशन पे पहले जरा देख लें कि 2 ऐसी एग्जांपल्स हैं जो एक्चुअली स्पैम थी, और आपका क्लासिफायर जो है इसको स्पैम जो है इसके तौर पे प्रेडिक्ट कर रहा है। ये वो सिचुएशन है जहां पे 3 ऐसी एग्जांपल्स हैं जो कि बेसिकली स्पैम नहीं है, और आपका क्लासिफायर जो है इसको स्पैम जो है इसके तौर पे रेफर कर रहा है। ये वही सिचुएशन है कि आपके इंपॉर्टेंट मैसेजेस जो हैं इनको स्पैम के तौर पे जो है वो प्रेडिक्ट कर दिया गया, लेकिन वो एक्चुअली स्पैम नहीं थे। बाकी 11 एग्जांपल्स ऐसी हैं जो स्पैम ही थी, और आपका क्लासिफायर भी उनको स्पैम के तौर पे ही रेफर कर रहा था। ये जो मैट्रिक्स आपको नजर आ रहा है, इस मैट्रिक्स को हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स जो है इसके तौर पे रेफर कर रहे होते हैं। जैसे आप देख भी रहे हैं कि ये कंफ्यूजन ही क्रिएट कर रहा था यहाँ पे, तो इसको हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स जो है इसके तौर पे रेफर कर रहे होते हैं। इस मैट्रिक्स को लेके हमारे पास बहुत सारे एक तरह से मेयर्स होते हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। कुछ मेयर्स में यहाँ पे क्विकली रेफर कर रहा हूं, जैसे एक्यूरेसी आप देख सकते हैं, एक्यूरेसी मेयर देख सकते हैं। एक बड़ा फेमस मेयर है जिसको रिकॉल कहा जाता है, और एक और मेयर है जिसको प्रेसिजन कहा जाता है। रिकॉल जो है ये ट्रू पॉजिटिव रेट की इसको कहा जाता है, टीपीआर। इनको कैलकुलेट करने के फॉर्मूलाज जरा यहाँ पे देख लीजिएगा। एक्यूरेसी मेयर जो है अगर आप ट्रू नेगेटिव प्लस ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव प्लस ट्रू पॉजिटिव के साथ डिवाइड कर दें तो आपको एक्यूरेसी रेट जो है वो कैलकुलेट हो जाता है, जिसको हम एक्यूरेसी मेयर या एक्यूरेसी रेट के तौर पे जो है वो रेफर कर रहे होते हैं। इसी तरीके से रिकॉल को मेयर करने का फॉर्मूला ये होता है टीपी या ट्रू पॉजिटिव्स डिवाइडेड बाय
ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, और इसी तरीके से प्रेसिजन को मेजर करने का फॉर्मूला ये होता है ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव के साथ जो है वो आप इसको मेजर कर सकते हैं। ओके जी, ये सारी डिस्कशन जो है इसका मकसद बेसिकली यही था कि आपको कुछ हद तक आइडिया दिया जाए कि किस तरीके से जो हम क्लासिफायर ट्रेन करते हैं, इन क्लासिफायर्स को हम किस तरीके से जो है इनको एवेल्युएट कर रहे होते हैं, या क्या टेक्निक्स इनकी एवेल्युएशन के लिए जो है वो यूज हो रही होती है। इसकी ज्यादा डिटेल्स हमने कवर नहीं की, क्योंकि पाइथन के अंदर सम टाइम आप इनको प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं या इस मेजरमेंट को दिखा रहे होते हैं, तो आई जस्ट वांट कि आपको आइडिया हो कि हम इसको किस तरीके से जो है वो यूज कर सकते हैं। मैं सारी डिस्कशन को समराइज कर रहा हूं। हमने एवेल्युएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ टेक्निक्स देखी, जैसे होल्ड आउट मेथड देखा। होल्ड आउट मेथड के अंदर हम कुछ पोर्शन को रिजर्व कर देते हैं टेस्टिंग के लिए, कुछ पोर्शन को रिजर्व कर देते हैं ट्रेनिंग के लिए, और इसी प्रोसेस के ऊपर बेस्ड के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन की टेक्निक हमने देखी, जिसमें हमने हर एग्जाम्पल को टेस्ट पर्पस के लिए भी यूज करते हैं और ट्रेनिंग पर्पस के लिए भी यूज करते हैं। और एंड में हमने लॉस फंक्शन का कॉन्सेप्ट देखा। आइडिया इसमें यह है कि जो एरर कर रहा होता है क्लासिफायर, उन एरर्स की इंपॉर्टेंस डिफरेंट होती है समटाइम्स हमारी नजर में। तो हम हो सकता है कि एक खास तरह की एरर करने वाले क्लासिफायर को प्रेफर कर लें इन कंपैरिजन टू द अदर टाइप ऑफ द क्लासिफायर जो है जो कि दूसरी तरह की एरर्स कर रहा है, जो कि हमारे लिए आप समझ सकते हैं कि वो एक तरह से इनसिग्निफिकेंट है, इसलिए हम दूसरा क्लासिफायर जो है इसको कंसिडर कर लें। इसी की बेसिस के ऊपर हम एक कंफ्यूजन मैट्रिक्स जो है इसको जनरेट कर रहे होते हैं, जिसको आप अभी सामने देख रहे हैं, जिसके ऊपर हमने थोड़ी डिस्कशन जो है इसको परफॉर्म किया। अभी हम अपनी जो क्लासिफायर्स की डिस्कशन है इसके ऊपर दोबारा से वापस आ जाते हैं, और मशीन लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक काफी इम्पोर्टेंट एरिया है, काफी इम्पोर्टेंट डोमेन है। इसको थोड़ा इंट्रोडक्टरी हद तक कवर करते हैं, जिसको हम न्यूरल नेटवर्क्स कहते हैं। और न्यूरल नेटवर्क्स जो हैं अभी हम इनको यूज करेंगे या डिस्कस करेंगे इन टर्म्स ऑफ क्लासिफिकेशन, या क्लासिफिकेशन के लिए जो है इसको हम यूज कर रहे होते हैं करेंगे। अभी जो डिस्कशन जो है वो आप न्यूरल नेटवर्क की जो यहाँ पे देखेंगे। न्यूरल नेटवर्क जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज, और ये बहुत सारी डोमेन्स में बड़े ही इफेक्टिवली यूज हो रहे हैं। इनको ट्रेन करना थोड़ा कॉस्टली होता है। आप जब इनकी ट्रेनिंग करते हैं तो आपको काफी हाई पावर मशीन्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं, सुपर कंप्यूटर्स या बड़े अच्छे पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम जो है वो रिक्वायर होते हैं इनकी ट्रेनिंग के लिए। बट वंस दे आर ट्रेन्ड तो ये इजीली डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर इनकॉर्पोरेट हो सकते हैं, और वहां पे ये अपनी एक्टिविटीज जो है इनको परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम न्यूरल नेटवर्क्स का कॉन्सेप्ट जो है इसको अभी यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं, और फिर नेक्स्ट आपकी होपफुली 2-3 वीडियोस जो हैं वो इसी टॉपिक के ऊपर होंगी, जिसको हम न्यूरल नेटवर्क्स कहते हैं। न्यूरल नेटवर्क्स जो हैं दे आर इंस्पायर्ड बाय द आइडिया ऑफ ह्यूमन न्यूरल नेटवर्क, जो कि न्यूरॉन्स के ऊपर कंसिस्ट कर रहा होता है, जिसके ऊपर एक बेसिक या फंडामेंटल सेल अवेलेबल होता है, और इंसानों के अंदर जितना भी इंटेलिजेंस का सिस्टम है या इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का सिस्टम है, ये सारे का सारा जो है वो इसी के ऊपर जो है वो बेस्ड है। और इसका एक फंडामेंटल जो पोर्शन है या यूनिट है, इसको हम न्यूरॉन जो है वो कह रहे होते हैं। इसके लिए आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स के लिए हम कुछ अदर नेम्स भी यूज कर रहे होते हैं, जैसे कनेक्शनिज्म, पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग पीडीपी, या न्यूरल कंपटीशन का टर्म्स भी इसके लिए यूज की जाती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा फेमस टर्म जो है वो ANN है। ANN टर्म जो है वो अब ज्यादातर यही टर्म जो है इस कॉन्सेप्ट के लिए यूज हो रही होती है। ANN टर्म जो है इसका मतलब है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, और आप इसी के ऊपर बेस्ड ये नेटवर्क जो है इसको कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का कॉन्सेप्ट जो है ये काफी ओल्ड है। फर्स्ट टाइम ये 1943 के अंदर जो है वो
इंट्रोड्यूस हुआ था, और ये मैकॉले एंड पिट्स ये मैथमेटिशियन थे बेसिकली। इन्होंने ये कॉन्सेप्ट जो है विच इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ ह्यूमन न्यूरॉन जो है इसको इंट्रोड्यूस करवाया था फर्स्ट टाइम इन मैथमेटिक्स। ये न्यूरल नेटवर्क जो है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो है, इट इज जस्ट ए कलेक्शन ऑफ यूनिट्स, और ये कुछ इस तरीके से आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो है वो नजर आ रहा है। इस आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के अंदर ये जो व्हाइट डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं ये बेसिकली आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स हैं, और ये जो ग्रीन और ऑरेंज कलर में आपको नजर आ रहे हैं ये इनके कनेक्शंस हैं। आप देख सकते हैं कि वी हैव ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 26-7 के करीब न्यूरॉन्स हैं जो कि बहुत सारे कनेक्शंस के साथ आपस में कनेक्टेड हैं। ग्रीन का कलर्स का और एक ऑरेंज कलर का आपको एक मैश सा नजर आ रहा है जिसके साथ ये नेटवर्क जो है वो आपस में कनेक्टेड है, और ये अपनी कनेक्टिविटी के थ्रू जो है वो आपकी क्लासिफिकेशन की एक्टिविटी जो कि आप प्रीवियसली डिफरेंट तरीकों से करके आए थे उसको परफॉर्म करने की कोशिश जो है वो यहाँ पे करता हुआ नजर आ रहा है। एनी हाउ जरा थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं कि जो ह्यूमन न्यूरॉन होते हैं या जो बायोलॉजिकल न्यूरॉन होते हैं और जो आर्टिफिशियल न्यूरॉन होते हैं, हाउ वी कैन कंपेयर देम, बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स को और आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स को। अगर हम बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स की बात करें तो इंसान का जो न्यूरल सिस्टम है इट कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट 10⁻11 न्यूरॉन्स। जैसे आपको प्रीवियस में 28 के क्यूब न्यूरॉन्स नजर आ रहे थे, तो जो इंसान का इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम है जो कि ब्रेन इसका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आप समझ लें, और फिर ये स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ ये जो बैक है इससे होता हुआ इंसान के हर कॉर्नर तक जो है वो फैला होता है, बॉडी के हर कॉर्नर तक जो है फैला होता है। तो ये पूरे का पूरा सिस्टम जो है ये कोई 10⁻11 न्यूरॉन्स के ऊपर कंसिस्ट कर रहा होता है। आप देख रहे हैं मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स जो हैं इनके ऊपर ये कंसिस्ट कर रहा होता है, और ये न्यूरॉन जो है ये कोई 10⁻14 कनेक्शंस आपस में इनके बने होते हैं। जो कनेक्शन है इनका आप एजेस इनको समझ सकते हैं, ये कोई 10⁻14 साइनेप्सिस इनको कहा जाता है बेसिकली। इनके साथ जो है ये आपका पूरा का पूरा सिस्टम जो है ये कनेक्टेड होता है, और इनमें डिस्ट्रीब्यूटेड पैरेलल प्रोसेसिंग होती है, और इसकी स्पीड जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की स्पीड जो है वो आप कोई 10⁻³ सेकेंड्स के करीब होती है। ये प्रोसेसिंग स्पीड आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं जब आप अपना पाँव मूव कर रहे होते हैं या आप अपने हाथों की उंगली मूव कर रहे होते हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो पूरे नेटवर्क से एक मैसेज आता है और वो मैसेज उन न्यूरॉन्स तक पहुंचता है जो कि आपके हाथों में होते हैं या पाँव में होते हैं, और फिर वो मूवमेंट जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। आप अपने हाथ की मूवमेंट या अपने पाँव की मूवमेंट जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। अगर आप ये ह्यूमन न्यूरॉन जो है इसको कुछ हद तक देखना चाहते हैं तो कुछ इसकी जो शक्ल है वो कुछ इस तरीके से होती है। इसमें आपके पास कुछ इनपुट कनेक्शंस होते हैं जिनको हम डेंड्राइट्स कहते हैं, डेंड्राइट्स के तौर पे इसको रेफर कर रहे होते हैं, और कुछ आउटपुट कनेक्शंस होते हैं जिनको हम एक्सॉन्स के तौर पे जो है वो रेफर कर रहे होते हैं। इनपुट कनेक्शंस जो हैं ये न्यूरॉन को बाकी न्यूरॉन्स के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं, और बाकी न्यूरॉन से आने वाली जितनी भी इंफॉर्मेशन है कि जो न्यूरॉन सेल होता है इसके अंदर इक्यूमुलेट हो रही होती है। आप समझ लें कि कंबाइन हो रही होती है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इनसाइड द न्यूरॉन जो है वो एग्रीगेट हो रही होती है, कलेक्ट हो रही होती है इनसाइड द सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन, और उस इंफॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर एक सिंगल न्यूरॉन जो है वो कोई डिसीजन करता है, और जो भी वो डिसीजन करता है वो डिसीजन वो बाकी न्यूरॉन्स को बना देता है, और बाकी न्यूरॉन्स को ये डिसीजन जो है, जैसे आपको ये एरोज यहाँ पे नजर भी आ रहे हैं, इन एरोज को फॉलो करते हुए अपना डिसीजन जो है या अपना फैसला जो है वो अपने एक्सॉन्स को यूज करते हुए बाकी न्यूरॉन्स तक जो है वो ट्रांसफर कर देता है।
तो सिंपली स्पीकिंग ये जो बिलियंस ऑफ न्यूरॉन होते हैं ये बाकी न्यूरॉन के साथ कनेक्टेड होते हैं और ये कनेक्शन पॉइंट्स जो हैं इनको डेंड्राइट्स कहा जाता है। और बाकी न्यूरॉन से जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो न्यूरॉन के अंदर कलेक्ट होती है और फिर वो अपना कोई फैसला करता है और जो भी उसका फैसला होता है वो अपने आउटपुट कनेक्शंस को यूज करके, एक्सॉन्स को यूज करके बाकी न्यूरॉन्स जो हैं इन तक जो है वो फॉरवर्ड कर देता है या बाकी न्यूरॉन्स तक जो है वो भिजवा देता है। ये तो हो गया आपका बायोलॉजिकल न्यूरॉन जो कि इंसान के जिस्म का हिस्सा है। इसी के ऊपर बेस्ड हमारे पास एक आर्टिफिशियल न्यूरॉन है। आर्टिफिशियल न्यूरॉन जो है अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो आर्किटेक्चर है वो भी कुछ इसी तरह का होता है। आर्टिफिशियल न्यूरॉन जो है ये प्रीवियस स्लाइड में आप देख के आए हैं, बाकी न्यूरॉन जो है इनके साथ कनेक्टेड होता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर न्यूरॉन है ये अपने से अगले न्यूरॉन के साथ कनेक्टेड है, मतलब इंफॉर्मेशन जो है वो इससे इस न्यूरॉन की तरफ जो है वो ट्रांसफर हो रही है। और जब भी इस न्यूरॉन को इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफर हो रही है एक या मल्टीपल न्यूरॉन से, तो वो सारी इंफॉर्मेशन जो है इसको एक्यूमुलेट करेगा, ऐड करेगा, एक्यूमुलेट करेगा और फिर उस इंफॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर कोई फैसला करेगा। और ये फैसला करने के लिए इसके पास एक एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो अवेलेबल होता है और जो भी इसका फैसला होगा ये अपना फैसला जो है वो या तो आउटपुट के तौर पे बता देगा हमें एज ए यूजर, या अगर वो इंटरनली कनेक्टेड है तो वो अगले न्यूरॉन को अपना डिसीजन जो है वो फॉरवर्ड कर देगा। तो दिस इज हाउ इज द स्ट्रक्चर ऑफ द आर्टिफिशियल न्यूरॉन। बिल्कुल मिलता जुलता उसी तरीके से जैसे कि बायोलॉजिकल न्यूरॉन होता है जो कि बाकी न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन लेके उसको एक्यूमुलेट करता है। यहाँ पे भी देख रहे हैं कि आप इंफॉर्मेशन एक्यूमुलेट हो रही है और फिर उस इंफॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर कोई फैसला करता है, तो यहाँ पे भी फैसला हो रहा है और फिर उस इंफॉर्मेशन को वो अगले लेवल के ऊपर ट्रांसफर कर देता है। और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि हम उस इंफॉर्मेशन को नेक्स्ट लेवल के ऊपर जो है वो ट्रांसफर कर रहे हैं। ये बेसिक फिलॉसफी है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की, विच इज बेस्ड ऑन द बायोलॉजिकल न्यूरॉन। और जैसे आपने यहाँ पे इसको देखा है कि इसका रिलेशन किस तरीके से बन रहा होता है बायोलॉजिकल न्यूरॉन के साथ। ये डिस्कशन जो है इसको हम आगे मूव करेंगे इसी तरीके से इस कॉन्सेप्ट को विच इज बेस्ड ऑन द ह्यूमन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। इसको हम आगे जाके देखेंगे कि किस तरीके से ये हमारी जो टास्क है इसको किस तरीके से जो है वो बड़ा ही इफेक्टिवली जो है वो परफॉर्म कर सकता है। ओके जी, दैट्स ऑल वी हैव इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।